नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला हूं। और दोस्तों, मैं अभी रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे कार्यरत हूं, जो भुवनेश्वर बोर्ड के अंदर आता है। और दोस्तों, मैं मोटिवेशन फैक्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए अपने चैनल पर मौका दिया। और दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो जिए। वो सभी लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं, आपके दोस्त चाहते हैं, आपकी फैमिली के मेम्बर चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। लेकिन इसका रास्ता इतना आसान नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि हम इतनी आसानी से जॉब ले लेंगे, इतना आसान लोग जॉब कैसे कर लेते हैं। तो ये क्या है कि इसके पीछे इतना सारा मेहनत छुपा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा सक्सेसफुल पोस्ट जो होता है, उसके पीछे एक बहुत ही कड़ी मेहनत छुपी होती है, जो हमें दिखाई देता नहीं है। जो अगर कड़ी मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो नहीं करते वो पीछे ही रह जाते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बचपन से पढ़ने में तेज़ है तो वही टॉप कर सकते हैं, वही सक्सेस हो सकते हैं, और जो पढ़ने में कमज़ोर है वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका एक सोच होता है, एक भ्रम होता है। तो हमें ऐसा मन में सोच पालना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी का लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है, तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। तो इसी पर आधारित हमारी कहानी है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ सीख मिल सके और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अच्छे से जॉब ले सकें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और इस वीडियो में अपनी पूरी जर्नी बताएंगे, हमने कैसे कैसे तैयारी किया, कैसे मेहनत किया, और हमारा स्ट्रगल लाइफ कैसा रहा, हमने कितने सारे फॉर्म फिलअप किए। हम सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, और हमने क्या क्या गलतियाँ की और उसको मैंने कैसे सुधारा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एकदम स्टार्ट से। तो दोस्तों, क्या है कि मैं बचपन से पढ़ने में ठीक था, मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता था, मैं अच्छा भी पढ़ने में था। और बचपन में जब पढ़ता था मैं, तो 8 क्लास में जब मैं था तो मैं पूरे स्कूल में टॉप आया था। फिर उसके बाद मैंने 9th 10th क्लास ज्वाइन किया। तो 10th में मैं बाहर जाता था पढ़ने, 5 किलोमीटर लगभग दूर साइकिल से। तो 10th में मुझे 69% मार्क्स आया। तो मेरा 10th अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा मेरा रहा है। और उसके बाद हमने 12th मैथमेटिक्स जो था, साइंस से बैकग्राउंड से मैंने किया था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैंने सब्जेक्ट लिया था, ISC मैंने किया। उसमें मेरा मार्क्स कम आ गया, मतलब 58.20 समथिंग % पे ही मेरा रह गया। तो थोड़ी सी आदमी को तकलीफ होता है कि अरे मार्क्स मेरा इतना कम आ गया, क्योंकि उस समय क्या आदमी का दूसरे ट्रैक पे चले जाता है, या आदमी थोड़ा भटक जाता है। तो आदमी को थोड़ा क्या होता है कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिसके कारण वो भटकने के कारण उसका मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन के लिए मुजफ्फरपुर चला गया। मैं, हमारे सीतामढ़ी जिला से जस्ट आगे जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ हम पढ़ाई के लिए चले गए। ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया, और वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स से ज्वाइन किया ग्रेजुएशन में। और मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था, BSc मैंने वहीं पे किया। 2016 में मैं पास कर गया, लेकिन उसमें मेरा मार्क्स कम आया, काफ़ी कम आया मार्क्स, मतलब मेरा 60% भी नहीं गया, मतलब 52% पे ही रह गया। तो यहाँ पे देखिए, मेरा मैट्रिक जो था वो 69% गया, इंटर जो था वो मेरा 58% गया। ये देखिए, मेरा ग्राफ पहले बढ़ा 8 से 10th तक, फिर वहाँ ग्राफ घटने लगा। तो ऐसा आदमी का लाइफ में चलते रहता है, उतार चढ़ाव आदमी का होते रहता है, लेकिन आदमी को घबराना नहीं चाहिए। और ग्रेजुएशन में देखिए मेरा मार्क्स काफ़ी कम आया। फिर मुझे उतना वो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अब कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ पे मार्क्स मायने नहीं रखता है, आप टॉप करते हैं वो कोई उसका वैल्यू नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो अपने तरीके से वो एग्ज़ाम लेता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होता है, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी हो, उसमें वो देखता है अपने तरीके से कि कौन पढ़ने में कितना तेज है, उसी के हिसाब से वो उसको सिलेक्शन होता है। और उस समय क्या थे कि हमने बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए। अभी हम रेलवे ग्रुप डी में जब आए हैं, अभी तक मैंने 65 से ज़्यादा फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया है। और उसके बाद क्या है कि हमने लगभग 35 एग्जाम उसमें दिया, जरूरत नहीं कि मैंने सभी दिया। तो क्या है कि मेरा तैयारी जो नहीं होता था एग्जाम, तो हम जाते नहीं थे देने के लिए। तो उसमें मैंने 35+ लगभग एग्जाम मैंने दिया। तो उस समय जब फॉर्म में फिलअप करता था, तो मैं क्या था कि अब जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, तो उसमें सारे सब्जेक्ट आप पढ़ ही लेते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK, ये सब पढ़ ही लेते हैं। तो उसके थ्रू मैंने क्या किया, SSC का भी तैयारी करता था, बैंकिंग का मैं फॉर्म में फिलअप किया था, रेलवे का भी डालता था और स्टेट बोर्ड का भी डालता था, क्योंकि जो जिसका एग्जाम आता था उसका मैं तैयारी करने लगता था। तो क्या है कि फॉर्म भरने के दौरान मुझे बहुत सारे सेंटर्स में बहुत दूर भी जाता था एग्जाम देने। मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र भी मैं गया हूँ, छत्तीसगढ़ गया, रायपुर गया, बहुत सारे ऐसे जगह मैंने एग्जाम देने गया था। और अपने मुजफ्फरपुर, पटना आसपास में होता था, तो मैं वहाँ भी जाता था एग्जाम देने। तो क्या है कि बहुत सारे ट्रेन के धक्के भी हमने खाए हैं, और हमने स्टेशनों पर भी रात बिताया है। तो ऐसा होता है आदमी का, जब बहुत सारे गरीब जो फैमिली होते हैं, वो क्या है, उसके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जैसे तैसे गुजारा उनको करना पड़ता है, क्योंकि पैसे उन्हें बचा के चलना पड़ता है। हमारे पास वही था, कुछ हमारा पार्ट टाइम खर्च होता नहीं था। हम साइकिल से भी जाते थे बहुत दूर एग्जाम देने, और साइकिल से क्या कि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक हम जाते थे कि अगला एग्जाम देने हम। लेकिन उसी बीच में हम पॉकेट खर्च के लिए या तो होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे, और उस होम ट्यूशन के बाद हम अलावा हम कभी कभी DJ फ्लोर होता है, वो पार्टी वार्टी में हम जाते थे, वहाँ पर DJ फ्लोर पे वर्क करते थे, ताकि
वो मुझे कुछ पॉकेट खर्च मिल सके ताकि मैं बुक्स वगैरह खरीद सकूँ। मैं क्या था कि गार्जियन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता था, ताकि गार्जियन मेरे मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनके पास भी पैसा उतना रहता नहीं था। तो मैं खुद से ही मतलब वो अपना चाहता था कि पॉकेट खर्च खुद से निकाल सकूँ ताकि मैं एग्जाम देने जाऊँ तो वही पैसा मुझे काम आ जाए। तो इस तरीके से मैं करता था। और इसी बीच में पढ़ाई जब करता था, मैं उस समय स्टेनोग्राफर की तैयारी जब करता था इंग्लिश शॉर्ट हैंड की, तो उस समय क्या था कि हमारे बैच के एक लड़का था, वो क्या था कि मुझे तो डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन डायरेक्ट वो बोला था। उस समय मैं पढ़ता भी था और डीजे फ्लोर पर वर्क भी करता था। तो वो बोलता था यार इससे कुछ नहीं होगा, ये देखना ऐसे मतलब ऐसे ही पढ़ते रह जाएगा, कुछ नहीं करने वाला है, ऐसे डीजे बजाते रह जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे वो डायरेक्ट तो वो लड़का नहीं बोला, लेकिन मेरा एक दोस्त था वो मुझे बोला करे विकी जी आपके बारे में ऐसे ऐसे बोलते रहता है। तो मैं सोचा कुछ नहीं, मैं मुस्कुरा लेता हूँ, कोई मेरी बुराई अगर करता है तो मैं थोड़ा सा स्माइल दे देता हूँ चेहरे पे, ताकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस जिसका जो काम है बोलने दीजिए, मुझे जो अपना करना है वो मैं करता था। और मैं सिर्फ जवाब देना जानता हूँ, क्योंकि जो बादल गरजता है वो कहीं बरसता नहीं है। तो आपको गरजना नहीं चाहिए, आपको चुपचाप अपना वर्क करते रहना चाहिए। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे वो अगला का सीधा मुँह बंद हो जाता है, ये होता है। तो मैंने सोचा कि चलो उस लाइन्स को एक मोटिवेशन के तौर पे मैं दीवार पे लिख के रख दिया था कि वो जो मुझे बोला था कि तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तो क्या था कि मैं डेली उसको कभी कभी नज़र पड़ता था हमेशा उस पर कि ये लिखा रहता था तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तो मेरे अंदर हिम्मत आती थी कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है, ये कैसे नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे IPS बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, बहुत सारे अच्छे से बड़े बड़े अधिकारी सब जो होते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि वो वही हमारे तरह आप ही की तरह कोई आदमी होते हैं जो इतनी कड़ी मेहनत करके वो आगे निकलते हैं। तो वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। जो मेहनत करे वो आगे जा सकता है, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि बिना मेहनत के आजकल कुछ नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और उस समय क्या था कि मैं पढ़ाई कैसे करता था, क्योंकि जब मैं SSC की तैयारी करता था तो उस समय क्या था कि SSC देख ही रहे SSC का क्या कंडीशन है। उस समय एग्जाम बहुत डिले हो जाता था, कभी एग्जाम का पता नहीं, रिजल्ट का कुछ अता पता होता नहीं था। तो उसी दौरान मैंने क्या किया कि मैं बैंकिंग की तैयारी करने लगा, क्योंकि मैंने उसका देखा था नोटिफिकेशन में सारा कुछ वो डिक्लेयर कर देता था कि किस दिन को इसका एग्जाम होगा, किस दिन एडमिट कार्ड आएगा, किस दिन मेन्स पेपर होगा, किस दिन इंटरव्यू होगा। और 6 महीना से लेकर 1 साल के अंदर वो पूरा उसका वो ज्वाइनिंग करवा देता था। तो मैं सोचा कि यार उतना लंबा टाइम देने से अच्छा है कि चलो बैंकिंग की तैयारी करें। तो मैं बैंकिंग की तैयारी शुरू करने लगा। और उस टाइम मैं कोचिंग क्लास वगैरह नहीं करता था ऑफलाइन, तो मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही पढ़ता था। और क्या कि उसका नोट्स बनाता था, और मेरा दिन भर उसी में टाइम निकल जाता था पढ़ाई करने में। होता है ना कि आदमी अगर पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है, तो हम उस समय थोड़ा सा उठ के थोड़ा टहल लेते थे, पानी वगैरह पीते थे, बस ये थोड़ा बहुत कर ले, घूम लेते थे, या थोड़ा मार्केट कहीं चले गए, फिर पढ़ाई करते थे। क्योंकि उस समय क्या था कि माइंड पे थोड़ा सा एक धुन सवार हो गया था कि नहीं मुझे जॉब लेना है हर हाल में, और कैसे भी करके ले लेना है। क्योंकि क्या था कि अभी हमारे घर पे बहुत सारा प्रेशर भी आ रहा था। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके गांव के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ताना देंगे, आपकी फैमिली को ताना देंगे, आपके गार्जियन के करे ये कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ये ज़िंदगी भर ऐसे ही पढ़ते रहेगा, कुछ कर नहीं रहा है। और खासकर ये घर से ज़्यादा प्रेशर था, और अपनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है कि चलो अपनी जिम्मेदारी भी संभालिए, फैमिली को भी लेकर चलना है। तो इसी जिम्मेदारी को पूरा करने का एक प्रेशर आता था मन में कि नहीं सबको मतलब कैसे भी करके जॉब को हर हाल में ले लेना है। तो ये होता है, और इसको पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। प्रेशर आपको उसको जो आता है आपके मन के ऊपर, तो उसको टेंशन को कभी भी नेगेटिव में नहीं ले, पॉजिटिव वे में ले। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन में बहुत कुछ पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये इतना पढ़ाई करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्रैक होता था कि नहीं होता था, कितना मार्क्स आता था कि नहीं आता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट एग्जाम जो क्रैक हुआ था उस समय मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी करता था। तो KVS स्टेनोग्राफर का KV इसका निकला हुआ था, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होता है, उसका वैकेंसी आया हुआ था। तो उसको मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसका मुझे 69% मार्क्स आया था 100 में, और उसका कटअप चला गया 71.42 समथिंग पे चला गया कटअप। तो उस समय मैं सोचा था कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो मैं स्पेशल मैं शॉर्ट हैंड भी फोकस करूँगा, और क्लास भी करता था मैं, और इसको हर हाल में क्लियर कर लेना है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो थोड़ा सा वो हुआ कि अरे यार मतलब वो 2 नंबर से रह गया, तो थोड़ा सा दुख होता है अंदर में कि अरे चलो नहीं हुआ। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैंने फिर बढ़ना शुरू किया कि चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम देते हैं। उसके बाद एक रेलवे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आया था 2018 में, तो मैंने उसको भी फिलअप कर दिया था, तो उसका प्री मुझे इससे क्लियर हो गया। तो जब रेलवे ग्रुप डी का जो प्री का जो रिजल्ट आया था CBT 1 का, तो उसमें मैं साइकिल से जा रहा था क्लास ही करने, हमारा एक रेलवे स्टेशन है वहीं से मैं गुजर रहा था। तो अचानक मुझे नोटिफिकेशन मिला कि इसका रिजल्ट आ गया। तो मैंने रिजल्ट को वहीं पर चेक किया, तो जैसे मैं देखा मेरा मार्क्स उसमें मैंने चेक किया, तो मेरा मतलब रोल नंबर उसमें सिलेक्ट था, आ गया था मेरा। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, करे मतलब मेरा रिजल्ट आ गया। काफ़ी मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था कि क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में क्या कि अब नेक्स्ट स्टेप था सिर्फ फिजिकल टेस्ट, आगे कोई मेंस एग्जाम वगैरह होना नहीं था। तो काफ़ी अंदर से ये था मोटिवेशन कि नहीं अब ये हर हाल में इसको निकाल लेना है, और डायरेक्ट अब सीधे फिजिकल पर तैयारी करना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अंदर से काफ़ी खुशी मिली। पहले मैंने अपने स्टेज पहले पापा को फ़ोन किया, और पापा को मैं बताया कि मेरा ग्रुप डी में उसका प्री का रिजल्ट निकल गया। तो पापा भी मेरे काफ़ी खुश हुए, और उसमें मुझे भी काफ़ी खुशी मिली। तो जब रेलवे ग्रुप डी का जिस समय रिजल्ट आया था उस टाइम में लगभग मिलाकर उसको 6 एग्जाम का रिजल्ट मेरा क्लियर हुआ था।
तो सबसे पहले मेरा हुआ था कि रेलवे ग्रुप डी का जब ज्वाइनिंग मेरा प्रोसेस चल रहा था, उसी टाइम में रेलवे ग्रुप डी का था लास्ट प्रोसेस मेरा था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसी बीच में मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर का भी रिजल्ट आया था, प्री का रिजल्ट सिर्फ प्री क्लियर हुआ था। तो मेंस के लिए क्या था कि मेरा यहाँ आने के बाद मेरा स्टेनोग्राफर पूरा ख़राब हो गया, प्रैक्टिस भी था नहीं, तो मैंने नहीं गया देने। उसका एडमिट कार्ड भी आया था स्किल टेस्ट के लिए, तो हम उसको छोड़ दिए, नहीं गया देने। एसएससी एमटीएस का भी आया, मेरा प्री क्लियर हो गया था, तो उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम था, तो हम यहाँ ज्वाइन कर चुके थे। मेरे पापा बोले कर छोड़ दो, उससे अच्छा कि रेलवे ही ठीक है, तो मैंने एमटीएस को भी छोड़ दिया, नहीं दिया। फिर एसएससी जीडी का हम रेलवे ज्वाइनिंग से पहले मेरा एग्जाम देकर मैं आया था, 2018 की जो हुई थी, तो उस समय में मेरा 82 मार्क्स आया था और कट ऑफ 80 पे लगभग गया था, तो हमारा रिजल्ट इसमें क्लियर हो गया था। लेकिन उसको भी हम नहीं दे गए देने, क्योंकि हमको आर्मी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो हम इधर ही रेलवे ग्रुप डी ही ज्वाइन किए। उसके साथ साथ एसएससी सीजीएल का भी प्री क्लियर हो गया था, और मेंस का मैं एग्ज़ाम जब ज्वाइनिंग हुआ था, तो मेंस का मैं दे के और ज्वाइनिंग के लिए आया था मैं। तो मेंस मेरा उतना तैयारी था नहीं, क्योंकि इसमें रेलवे ग्रुप डी के चक्कर में थोड़ा मेरा वो डाउन हो गया पढ़ाई थोड़ा, तो मैथ और इंग्लिश उसका मेन होता है, तो हम उतना तैयारी नहीं कर पाए, तो इसी कारण मेरा वो भी नहीं हुआ। और इसी बीच में एक और सबसे अच्छी पोस्ट थी एसएससी का फेज 6 का वैकेंसी आया था, जिसमें डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का वैकेंसी निकली हुई थी, जो ग्रेजुएशन लेवल पे था, और उसमें मैथमेटिक्स ऑनर्स मांगा जा रहा था साइंस बैकग्राउंड से, तो मैंने उसमें फॉर्म फिलअप कर दिया, मेरा प्री भी क्लियर हो गया। उसका तो उसका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर था और टाइपिंग था। तो लेकिन बाद में जब हम ज्वाइनिंग यहाँ कर लिए, तो उसका बहुत दिन के बाद हमको ज्वाइनिंग जब हो गया, तो लगभग 2-4 महीने बाद पता चला कि उस पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो उस कैंसिल की वजह से हमारा वो वहीं पर रह गया, वो हुआ नहीं, क्योंकि मैं सोचा था कि जैसे ही वो होगा तो उसमें रेलवे ग्रुप डी को छोड़कर मैं उसी को डायरेक्ट ज्वाइन करूँगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, वो ऑफिसर ग्रेड का वो पोस्ट था। खैर फिर वो हुआ नहीं, तो काफ़ी अफसोस होता है कि अरे वो नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं है, वो आदमी के लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहता है, तो उतना टेंशन नहीं लेते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है किसी चीज़ में, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पे तैयारी पे लग जाइए और अपनी कमी को देखिए, हमारा कमी कहाँ है और कमी को पूरा कीजिए। मैं भी जब एग्जाम दे के जब आता था, तो मैं अपनी कमी को देखता था कि हमारी कमी कहाँ पे रही, और मैं उसको क्लियर करता था। जैसे कोई चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत होता था, तो मैं सोचता था कि अगर इस क्वेश्चन मेरा वो चैप्टर मेरा कमजोर है, तो उसको हम पहले स्ट्रॉन्ग करते थे, ताकि उस चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे और फिर सेट बनाते थे, ताकि मेरा प्रैक्टिस बनता रहे और मैं उसमें आगे से अच्छा से कर सकूं। तो इसी का मुझे फ़ायदा मिला, और हम आगे भी धीरे धीरे बढ़ते गए। हमारा स्टार्टिंग में मार्क्स उतना मॉक टेस्ट में आता नहीं था, हम टेस्ट वगैरह लगाते थे या क्वेश्चन सेट लगाते थे। इसमें मेरा 40, 50, 60 धीरे धीरे बढ़ते गया। तो ऐसा होता है, आपका स्टार्टिंग में 30-40 ही नंबर आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको स्ट्रेटजी अपनी बना कर रखनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि मुझे ये अपनी लाइफ से क्या मुझे सीख मिला और हमें क्या सीखना चाहिए अपने लाइफ से। तो उसमें मुझे सबसे पहले ये सीख मिला कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप तैयारी हमेशा करते रहिए। नेक्स्ट अगर इस एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो नेक्स्ट को और मेहनत से, डबल मेहनत से आप तैयारी कीजिए और उसको क्रैक कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जितना एग्जाम देगा, आपको उससे इतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलता है हर एग्जाम से। आप मान लीजिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा, कुछ सीखने को मिलता है हर एक एग्जाम से। तो मुझे भी मिलता था, उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता था। और दोस्तों आप लोग यकीन मानिए कि आप जिस दिन अपनी कमी को सुधार कर लेंगे, आपको उस दिन सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आप सोचेंगे कि बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल जाए, तो वो आपको इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है, और यह किसी को भी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर सब लोग अगर यही सोचने लगे कि हमें बैठे बैठे अगर जॉब मिल जाए, सक्सेस हो जाए, तो ऐसा सभी लोगों के पास आज जॉब होता है और सब लोग सक्सेस होते हैं। तो हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे उसकी कड़ी मेहनत छुपी होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो सक्सेस होता है वो वही जानता है कि हम कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। तो हमें भी मेहनत करते रहना चाहिए और आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। दोस्तों यही हमारी कहानी थी, और हमें अब विदा की।